नमस्कार। लोहिया महाविद्यालय चूरू के बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों का मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले जो चार जो आपके लेक्चर हुए थे, वीडियोस हुए थे, उनमें आपको कुछ अकाउंटिंग से संबंधित कुछ बेसिक बातें आपको बताई गई थी। जैसे विशेष रूप से लेखांकन के सिद्धांत, अवधारणाएं, यानी जो अपन ये कह सकते हैं कि कन्वेंशंस, उसके कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स वगैरह जो हैं वो आपको बताए गए थे। इसके अलावा कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात भी अपन ने की थी। कुछ बेसिक हिस्ट्री भी इसकी देखी थी अपन ने अकाउंटिंग की। अब अपन आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कह सकते हैं, वो है इंश्योरेंस क्लेम्स का। ये जो अब जो आपके जो चैप्टर शुरू होने जा रहे हैं, वो चैप्टर जो हैं उनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। हर चैप्टर में के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स या न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स को आपको ध्यान से उसको समझना है, और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल चीज़ें होंगी वो तो आपको देखनी ही है। हम ये प्रयास करेंगे कि आपको प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड जो उसके मुख्य बातें हैं वो इस प्रकार से आपको बताई जाएं, जिससे कि आपको इससे संबंधित कोई भी न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम आए वो सोल्व करने में आसानी हो। आपके इस टॉपिक का नाम है इंश्योरेंस क्लेम्स, यानी बीमा संबंधी दावे। वास्तव में बीमा का नाम आपने बहुत अच्छी तरह से सुना है। बीमा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक जिसको अपन लाइफ इंश्योरेंस बीमा कहते हैं, इंश्योरेंस कहते हैं, और दूसरा होता है सामान्य बीमा, जिसको हम जनरल इंश्योरेंस कहते हैं। हमारे इस जो है वो अध्ययन का क्षेत्र जो है आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से, वो हमारा लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। हम जनरल इंश्योरेंस के बारे में अपन जो है वो इसमें अध्ययन करेंगे। और जनरल इंश्योरेंस के अंतर्गत भी जो है मुख्य रूप से जनरल इंश्योरेंस के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का बीमा आता है। और इस क्षतिपूर्ति के बीमे के अंदर भी कई प्रकार के बीमे इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे विशेष तौर से जैसे अग्नि है, बाढ़ है, भूकंप है, इसके जैसी जो दुर्घटनाएं होती हैं उनसे जो बीमा होता है इसको अपन दुर्घटना बीमा कहते हैं। इसके अलावा सामुद्रिक बीमा होता है, या चोरी का बीमा हो सकता है। तो ऐसे जो बीमा होते हैं इनको हम क्षतिपूर्ति का बीमा कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि ये क्षतिपूर्ति के बीमा जो होते हैं इनकी एक बड़ी खासियत ये होती है कि इस प्रकार के बीमे के अंदर वास्तविक क्षति से अधिक की पूर्ति नहीं की जा सकती। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए बीमा उसने 50,000 का करा रखा है, 50,000 के माल का करा रखा है, कि वास्तविक क्षति जो है उसकी मान लीजिए 30,000 रुपये की हुई है। तो 30,000 रुपये, यद्यपि प्रीमियम 50,000 का देता है, लेकिन वो क्षति की पूर्ति उसको 30,000 ही की जाएगी। इसलिए इसका नाम क्षतिपूर्ति बीमा है। नंबर 1, पहली बात तो ये है कि यदि वास्तविक क्षति उसकी इंश्योर्ड अमाउंट से, यानी बीमित राशि से कम होती है, तो जो जितनी हानि होती है उसी की पूर्ति की जाती है, ज़्यादा नहीं। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए जैसे कार का कोई एक्सीडेंट हुआ, मान लीजिए बीमे के हिसाब से तो उसको सालाना 15,000 रुपये या 15 लाख रुपये का बीमा कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि प्रीमियम अगर उस हिसाब से चुकाया जा रहा है, लेकिन वास्तव में अगर क्षति मान लीजिए 10,000 की होती है तो 10,000 का पेमेंट होता है। दूसरी बात, जैसे इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि यदि मान लीजिए स्टॉक या जो वस्तु है, वो वस्तु का जो राशि है बीमे की, वो मान लीजिए ज़्यादा है, जो है जो स्टॉक जो है वो ज़्यादा है, यानी जिसको अपन कह सकते हैं कि वस्तु का मूल्य तो ज़्यादा है, लेकिन यदि बीमित राशि कम है, यदि बीमा कम का करवाया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में पूरे हानि का, पूरे जो हानि हुई है उसको संपूर्ण हानि का पेमेंट नहीं होता है, फिर आनुपातिक रूप से ही पेमेंट होता है। जैसे मान लीजिए उसका जो है वो जो कोई वस्तु नष्ट हुई आग के द्वारा, वो जो नष्ट हुई वो मान लीजिए 50,000 की नष्ट हुई, लेकिन 50,000 उसमें सामान था मान लीजिए दुकान के अंदर, और वो पूरा सामान जल के नष्ट हो गया। लेकिन उसने बीमा यदि उसने आधे स्टॉक की करा रखी थी, तो फिर आधे स्टॉक यानी जितना उसका माल नष्ट हुआ, मान लीजिए 50,000 नष्ट हो गया, तो फिर 25,000 की पूर्ति की जाएगी। नष्ट 50,000 हुआ,
लेकिन बीमा चूंकि आधे स्टॉक का था इसलिए आधी राशि की क्षतिपूर्ति ही की जाएगी। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्षतिपूर्ति बीमे की विशेष खासियत होती है। यानी यदि बीमा ज़्यादा का है, क्षति कम की है तो कम की पूर्ति की जाएगी, लेकिन यदि वस्तु का मूल्य अधिक था, बीमा लेकिन कम का था, तो जितना बीमा का था उसकी पूर्ति की जाएगी आनुपातिक रूप से, जिसको हम औसत वाक्यांश कहते हैं। वो औसत रूप से उसकी पूर्ति की जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि उतना बीमा है वो उसकी कम की पूर्ति की जाती है, पूरे की नहीं की जाती। तो ये इसमें खासियत बातें हैं। अब हम जैसे नाम आया कि अपने क्षतिपूर्ति की बीमा के बारे में नाम आया, हम क्षतिपूर्ति के बीमा के कोई रूप हो सकते हैं। जैसे कहा कि भाई बाढ़ से, भूकंप से या किसी भी अन्य आग लगने के कारण से, तो ऐसी दुर्घटनाएं जो होती हैं उनमें से अपने यहाँ पर इस चैप्टर, इस अध्याय के अंदर मुख्य रूप से आग के कारण से जो क्षति होती है, आग लगने के कारण से जो क्षति होती है, उसकी पूर्ति के लिए जो बीमा करवाए जाते हैं उसके मुख्य रूप से 3 इसके रूप होते हैं। एक तो जैसे आग लगने से स्टॉक नष्ट हो गया यानी माल नष्ट हो गया, तो फिर उसकी पूर्ति करने के लिए दावा किया जाएगा। दूसरे प्रकार का बीमा ऐसा होता है जिसके अंतर्गत आग लगने के फलस्वरूप, जैसे मान लीजिए जो है कुछ समय तक बिजनेस नहीं चल पाया, क्योंकि सामान्य रूप से बिजनेस रन नहीं कर पाएगा, आग लगने के कारण से व्यवसाय बाधित हो जाएगा, कुछ में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, तो इसलिए वो नॉर्मल फंक्शनिंग उसकी नहीं होगी। तो फिर वो कुछ समय तक जब व्यापार या तो बंद करना पड़ सकता है या उतनी बिक्री नहीं होगी जितनी की सामान्यतः होती है, तो फिर इससे नुकसान होगा बिजनेस को। तो ऐसे नुकसान की भरपाई करने के लिए जो बीमा होता है उसको हम परिणामी हानि का बीमा कहते हैं। और तीसरा ये होता है जिसको हम व्यापक बीमा कहा जाता है, जिसमें स्टॉक का जो नुकसान हुआ उसका बीमा तो होता ही है, इसके साथ साथ जो से परिणामी हानि का बीमा भी होता है। और फिर संपत्तियां जो नष्ट होती हैं, सेट्स होती हैं, जैसे फर्नीचर हुआ, बिल्डिंग हुआ वगैरह, तो ऐसी संपत्तियों के लिए भी जो है वो बीमा उसके अंदर साथ आता है। यानी एक तरह से कंपोजिट इंश्योरेंस हो गया, जिसमें कंप्लीट, जिसमें स्टॉक भी हो गया, परिणामी हानि भी आ गया, संपत्तियां भी आ गई, तो इनको सबको मिला करके बीमा होता है, उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस यानी व्यापक बीमा कहते हैं। तो ये तो कुछ व्यापक इसके बीमे के रूप हैं। हम सबसे पहले इसमें स्टॉक की हानि के लिए बीमे के बारे में देखते हैं। जब आग लगने के कारण से स्टॉक के नष्ट हो जाता है, कितना भी आंशिक रूप से, संपूर्ण रूप से, जितना भी स्टॉक नष्ट हो जाता है, और उस जितना नष्ट होता है उस स्टॉक, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए दावा किया जाएगा। तो इसका एक सेट प्रोसीजर बनाया हुआ है, हम उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। जब आपके सामने एक समस्या ये होती है कि भाई एक फला एक दुकान है या एक बिजनेस है, एक गोदाम है, उसके अंदर इस डेट को, किसी पर्टिकुलर डेट को कोई आग लगती है, और आग लगने के कारण से उसके अंदर जितना स्टॉक था, जितना माल था, वो जलकर नष्ट हो गया। तो जलकर नष्ट हो गया, तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि अब आप दावे की राशि निकालिए कि उसके लिए कितना, जो माल नष्ट हुआ उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कितना दावा किया जाएगा। तो इसके अंदर एक सेट प्रोसीजर होता है। हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत सिंपल सी बात ये है कि आप यूँ कहें कि अगर स्टॉक का डे टू डे की स्टॉक का हिसाब लगाया जाता है, और यदि बुक्स नष्ट नहीं हुई हैं, आग से जलकर नष्ट नहीं हुई हैं, तो कोई समस्या ही नहीं है। जितना वास्तविक स्टॉक उस दिन दुकान में होगा वो पता लग जाएगा, उस बिजनेस में या गोदाम में जितना वास्तविक स्टॉक होगा वो बता दिया जाएगा कि उस समय उसमें वास्तविक स्टॉक इतना था। तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, स्टॉक का जब पता लग जाता है तो जितना बच जाता है वो कम कर देते हैं, बाकी नष्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ये स्थिति हो जाती है कि वो उसकी बुक्स, या तो वो हिसाब ही, डेली का हिसाब नहीं रखा जाता, और या अगर हिसाब रखा जाता तो बुक्स नष्ट हो जाती है मान लीजिए जल के, तो फिर स्टॉक का पता नहीं लगता कि उस दिन, जिस दिन आग लगी थी, उस दिन, उस आग लगने से तुरंत पहले उसमें स्टॉक था कितना वहाँ पर गोदाम में, ये पता नहीं रहता कि कितना स्टॉक था, कितना माल था। भाई जब ये पता हो कि उसमें माल था कितना, तभी तो हम नष्ट हुए माल का पता लगाएंगे कि कितना माल नष्ट हो गया। तो जब ये पता नहीं होता है तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि वो एक अनुमानित स्टॉक का हम पता लगाते हैं, एक तरीका होता है, उससे हम एस्टिमेटेड टोटल स्टॉक का पता लगाते हैं। अब हम असली प्रक्रिया पर आते हैं कि भाई हम सबसे पहले हमें क्या करना होता है। जब स्टॉक की हानि के लिए दावे की राशि निकालनी होती है तो सबसे पहले हम गत लेखा वर्ष की सकल लाभ दर का कैलकुलेशन करते हैं। अब गत लेखा वर्ष की सकल लाभ की दर का कैलकुलेशन करने की बात जहाँ तक आती है, या तो गत लेखा वर्ष की सकल लाभ दर आपको दे दी जाती है। अगर गत लेखा वर्ष की सकल लाभ दर दे दी जाएगी तो आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया, जीपी रेट आपको पता लग गई। यदि गत लेखा वर्ष की सकल लाभ दर का पता नहीं है,
सॉरी, अगर गत लेखा वर्ष की 3-4 साल की सकल लाभ की दरें मान ली दे दी हैं तो हम उनका औसत कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि गत लेखा वर्ष की सकल लाभ दर या औसत दर आपको दी नहीं जाती है, बल्कि गत लेखा वर्ष से संबंधित आंकड़े आपको दिए जाते हैं या गत 3-4 सालों के आंकड़े आपको दिए जाते हैं। तो सीधी सी बात है, यदि गत 12 महीने के यानी गत लेखा वर्ष के पूरे 12 महीने की अवधि के आंकड़े आपको दे दिए गए हैं, तो आप गत लेखा वर्ष का एक ट्रेडिंग काउंट बनाएंगे। साधारण नियमों के अनुसार एक ट्रेडिंग काउंट बनाएंगे, जिसमें ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, परचेजेज लिखेंगे, वेजेस लिखेंगे, कैरीज इनवर्ड लिखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे, फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिखेंगे। ये सभी प्रकार के डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि ट्रेडिंग काउंट के डेबिट साइड के आइटम्स होते हैं वो आपको लिखेंगे। और क्रेडिट साइड में आपको वही सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक होता है ट्रेडिंग काउंट के अंदर। अब इसका जो डिफरेंस होता है वो ग्रोस प्रॉफिट आता है। हम ग्रोस प्रॉफिट में पिछले साल की सेल्स का भाग देके 100 से गुणा करेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट की रेट आ जाएगी। यदि 3-4 साल के आंकड़े आपको दे दिए गए, 3-4 साल की परचेजेज, सेल्स और ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे दिए गए, तो हम हर साल का ट्रेडिंग काउंट बनाएंगे, हर साल की जीपी रेट निकालेंगे और फिर सभी सालों की जीपी रेट का एवरेज कर देंगे तो औसत सकल लाभ दर आ जाएगी। कहने का अभिप्राय ये है कि इस फर्स्ट पॉइंट में आपको यह आश्वस्त रहना है कि इस फर्स्ट पॉइंट की जीपी रेट क्या होगी। तो जैसी भी परिस्थिति हो, अगर दे दी गई हो तो वो ले लेंगे, 3-4 साल की दी गई तो औसत कर लेंगे। यदि गत लेखा वर्ष के आंकड़े दिए गए तो गत लेखा वर्ष की जीपी रेट निकाल लेंगे। यदि एक से अधिक सालों के आंकड़े दिए गए तो एक से अधिक सालों की जीपी रेट निकाल के उसका एवरेज कर लेंगे। ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसके अंदर ये जीपी रेट निकालते टाइम आपको कुछ 1-2 बातें और आपको ध्यान में रखनी है। वो ये है कि कई बार क्या है कि आपको ये बता दिया जाता है कि जो स्टॉक है उसका वैल्यूएशन लागत मूल्य से कम पर किया जा रहा है या अधिक पर किया जा रहा है। मोस्टली लागत मूल्य से कम पर किया जाता है, अधिक पर नहीं। तो यदि स्टॉक का वैल्यूएशन का इसने लागत से यानी मूल लागत से कम पर किया जाने की ट्रेंड रही है या उसकी ट्रेडिशन रही है, तो हम क्या करते हैं, हम उसे मूल लागत पर ला करके इस सवाल को हल करते हैं। यानी जो भी ऊपर आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया उसके ओपनिंग स्टॉक को, जैसे मान लीजिए उसने कह दिया कि वो 10% से कम से वैल्यूएशन करता है या स्टॉक को 90% पर ही वैल्यूएशन करता है, तो हम जो भी ओपनिंग स्टॉक को उसमें इंटू 100/90 कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक उसको भी 100/90 कर देंगे, तो इससे वो मूल लागत पर आ जाएगा। कहने का अभिप्राय है कि जितना पैसा उसको खरीदने में लगा था उस स्टॉक को, वही वैल्यू आपको लिखनी है, कम वाली नहीं लिखनी है। तो हम उसको ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ले आएंगे 100/90 करके इंटू से, और उसके बाद ही हम ग्रोस प्रॉफिट की रेट निकालेंगे। नंबर 1 बात, अगर आपके वैल्यूएशन उसको जो है वो मूल लागत से कम पर किया जाता है। दूसरी बात आपकी ये भी दी जा सकती है कि मान लीजिए स्टॉक जब नष्ट हुआ था या स्टॉक के अंदर कोई ऐसा डिफेक्टिव गुड्स है, उसमें एबनॉर्मल टाइप का गुड्स भी उसमें पड़ा था जिसका वास्तव में मार्केट में वैल्यूएशन बहुत कम था, यानी साधारण अच्छे माल की तुलना में उसमें पैसे कम मिलते थे, तो फिर हमें क्या है उसकी कैटेगरी को अलग करना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, यदि मान लीजिए इस प्रकार का माल परचेजेज में, ओपनिंग स्टॉक में या क्लोजिंग स्टॉक में जहां जहां भी ऐसा माल शामिल है, वहां से उसे हटा करके ही ये ऊपर वाला जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो आप बनाएंगे। यदि ओपनिंग स्टॉक में शामिल है तो वहां से हटा दीजिए, परचेजेज में शामिल है तो वहां से हटा दीजिए, और सेल्स में शामिल थी इस प्रकार के जो खराब माल की यदि कोई बिक्री भी की भी ऊपर वाली बिक्री में सम्मिलित है तो उसको भी वहाँ से हटा करके, और बाकी जो बची हुई जो अच्छी क्रय, अच्छा स्टॉक ओपनिंग, अच्छा स्टॉक क्लोजिंग है, उसी से हम ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और ग्रोस प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। तो ये जो 2 इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो आपको इसके बारे में ध्यान रखने की हैं। इसके बाद में हम सेकंड इसका जो प्रोसेस का सेकंड स्टेप लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में जीपी रेट, पिछले साल की जीपी रेट या एवरेज जीपी रेट हम निकाल लेते हैं। दूसरा हमारा स्टेप ये होता है कि जीपी रेट निकलने के बाद में हम ये देखते हैं कि जो आग लगी थी उस डेट को वास्तव में गोदाम में माल था कितना, वास्तव में माल गोदाम में कितना माल था। मान लीजिए ऐसे थोड़ी होता है, व्यापारी कह देगा कि मेरा तो 1 लाख रुपए का माल नष्ट हो गया। अरे भाई तो बता तो सही, वो 1 लाख का माल था तो सही क्या तुम्हारा गोदाम में, और था तो फिर इसका कोई प्रूफ दे। तो एक तरीका होता है कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट नष्ट हो गई या वैल्यूएशन नहीं होता तो फिर हम एस्टिमेटेड स्टॉक निकालते हैं। अब एस्टिमेटेड स्टॉक जब निकाला जाता है तो एस्टिमेटेड स्टॉक निकालने के लिए, चूंकि ये जो सेकंड वाला है के अंदर क्या है कि अगर वास्तविक स्टॉक हमें पता नहीं है तो हम एस्टिमेटेड स्टॉक निकालते हैं। एस्टिमेटेड स्टॉक निकालने के लिए एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, जैसे ऊपर वाला ट्रेडिंग अकाउंट बना,
ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब ये होता है कि ये वर्ष के एंड में नहीं बन रहा, ये वर्ष के बीच में बनाना पड़ रहा है आपको, और जिस डेट को वो आग लगती है उस डेट तक का बनाना पड़ रहा है। ये 12 महीने का नहीं होता, वो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, जब तक यानी वर्ष के प्रारंभ से लेकर के आग लगने की तिथि तक का बनता है। तो हम इसमें आइटम सेम वो के वो आइटम होते हैं जो ऊपर वाले ट्रेडिंग अकाउंट में होते हैं, लेकिन ऊपर वाला ट्रेडिंग अकाउंट में 12 महीने के आइटम होते हैं और इसके अंदर वर्ष के प्रारंभ से लेकर अगली तिथि तक के आइटम आपको लिखे जाते हैं। तो एक क्लियर डिफरेंस आप ध्यान रखना। तो हम वैसे ही लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू कैरीज इनवर्ड, टू वेजेस, टू मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। डेबिट साइड में लिखते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम होते हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, वर्ष के शुरू से लेकर के आग लगने तिथि तक के जो आपको प्रश्न में दिए जाते हैं। और इसके बाद में आपका आता है कि इधर बाई क्लोजिंग स्टॉक और बाई सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आप लिखते हैं, और वो भी कहाँ तक की, वर्ष के शुरू से लेकर आग लगने की तिथि तक की। तो ये जो प्रक्रिया रहती है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत आपको क्या होगा कि हम एक ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करते इस सेकंड पॉइंट के अंतर्गत। सेकंड पॉइंट में हम लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं, यानी जो क्रेडिट साइड वाला होता है वो हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते नहीं हैं, वैसे लिख लेते हैं, अमाउंट नहीं लिखते हैं, बाई सेल्स ही लिखते हैं, केवल क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखते। तो डेबिट साइड में हम टू ग्रोस प्रॉफिट लिखते हैं। ये ग्रोस प्रॉफिट क्या होगा, जो क्रेडिट साइड की सेल्स है आपने लिखी है सेल्स, उस सेल्स को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाली फर्स्ट की जीपी रेट से, जो पॉइंट नंबर 1 से आपने याद की है। तो सेल्स इंटू जीपी रेट, करंट ईयर की सेल्स इंटू जीपी रेट से मल्टीप्लाई करके हम ग्रोस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। और ग्रोस प्रॉफिट निकालने के बाद में क्या होगा कि बाई क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर अमाउंट आएगी, ये एस्टिमेटेड स्टॉक आएगा, ये क्या आएगा, एस्टिमेटेड स्टॉक आएगा। ये बात जैसे मैंने आपकी पीडीएफ के अंदर आगे स्पष्ट की हुई है, लेकिन अब मैं यहीं आपको बता देता हूँ कि ये जो स्टॉक आएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक, जो एस्टिमेटेड स्टॉक आएगा, ये वास्तव में ये स्टॉक नॉर्मल गुड्स का स्टॉक आएगा, एक अच्छे माल का स्टॉक आएगा। क्योंकि यदि सवाल में इस तरीके की बात आपको दी गई है कि कुछ खराब माल अगर स्टॉक में शामिल था, तो चूंकि हम उसको सभी जगह से पहले से ही हटा चुके, तो जो वर्ष के अंत में जो स्टॉक बचेगा वो अच्छे माल का स्टॉक बचेगा। ये स्थिति कब देखनी है आपको, जब आपको बता दिया जाए कि उस स्टॉक के अंदर दूषित प्रकृति का डिफेक्टिव माल भी था या असामान्य माल भी था, तब आपको ये ध्यान रखने की। अदरवाइज तो ये आपका पॉइंट नंबर सेकंड का आंसर हो गया। पॉइंट नंबर सेकंड का मतलब एस्टिमेटेड टोटल स्टॉक आपका आ गया। लेकिन यदि अगर ये कह दे कि वो दूषित माल भी था, तो हम ये जो सेकंड पॉइंट में बाई बैलेंसिंग फिगर अमाउंट आया, ये तो नॉर्मल गुड्स का आया, अच्छे स्टॉक का आया। अब इसके अंतर्गत इसके अंदर जब हम जो खराब वाले माल का स्टॉक और ऐड कर देते हैं, तब फिर वो टोटल स्टॉक हो जाता है। अब खराब वाले माल के स्टॉक का पता कैसे लगेगा, सीधी सी बात है, खराब वाले माल के बारे में कहेगा कि 3 साल पहले उसने 5,000 का खराब माल खरीदा था, उसमें आधा माल बेच दिया, तो अब स्टॉक के अंदर आधा माल बचा हुआ है, वो जोड़ दीजिए। अब आधा माल बचा हुआ है, उसकी भी अगर मार्केट के अंदर वैल्यूएशन मान लीजिए 80%, 60%, 50% पर होती है, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो ही उसमें ऐड करते हैं। तो इस तरीके से टोटल स्टॉक बन जाता है। यानी नॉर्मल स्टॉक आपकी पॉइंट नंबर सेकंड की बाई क्लोजिंग स्टॉक से, बैलेंसिंग फिगर से, और खराब माल जो खराब खरीदा हुआ था उसमें से जो बच गया है उसको उसमें जोड़ देते हैं वैल्यूएशन करके। तो इस तरीके से टोटल एस्टिमेटेड स्टॉक आ जाता है। ये जो टोटल एस्टिमेटेड स्टॉक आपका आया, ये पॉइंट नंबर सेकंड का आंसर हो गया। इसके बाद में स्टेप नंबर थर्ड या पॉइंट नंबर थर्ड आता है। इस पॉइंट नंबर थर्ड को हम कहते हैं नष्ट हुआ माल, यानी लॉस ऑफ स्टॉक। नष्ट हुए माल की कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। एक साधारण सी बात है कि जैसे मान लीजिए 50,000 का माल स्टॉक में था और उसको फिर फायर आग लगी और फायर ब्रिगेड को बुला करके और 10,000 रुपये का माल बचा लिया, तो नष्ट कितना हुआ, 40,000 का हुआ। तो यही बात है जो हमने सेकंड पॉइंट के अंतर्गत टोटल एस्टिमेटेड स्टॉक निकाला है, नॉर्मल प्लस अब नॉर्मल मिला करके, अगर अब नॉर्मल है था उसके अंदर तो, अदरवाइज बाई बैलेंसिंग जिससे बैलेंसिंग फिगर से जो अमाउंट आई उस स्टॉक के अंतर्गत हम उसमें जोड़ देते हैं। कौन सा, उसमें से जो जितना स्टॉक बचा लिया गया है उसको सेल्वेज स्टॉक या सेव्ड स्टॉक कहते हैं। ऐसे सेल्वेज स्टॉक को हम माइनस कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो बाकी बचा नष्ट हुआ माल आ जाएगा, लॉस ऑफ स्टॉक आ जाएगा। जैसे मैंने कहा भाई, मान लीजिए 50,000 का माल था, कोशिश करके 10,000 बचा लिया, तो 40,000 नष्ट हुआ। तो नष्ट हुआ माल का कैलकुलेशन कैसे निकाला हमने, नष्ट हुए कैलकुलेशन का हमें ऐसे निकाला कि
टोटल स्टॉक जो एज पर पॉइंट नंबर 2 स्टेप नंबर 2 माइनस सेल्वेज्ड स्टॉक, बचाया हुआ माल माइनस कर दिया तो नष्ट हुआ माल आ जाएगा। और अब लास्ट आता है अमाउंट ऑफ क्लेम, दावे की राशि। दावे की राशि चौथा स्टेप होता है। आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बीच में कोई भी एक स्टेप ब्रेक नहीं करेंगे। तो जो चौथे स्टेप है वो दावे की राशि है, यानी अमाउंट ऑफ क्लेम। बिल्कुल साफ बात है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए 50,000 रुपये का माल था उसके स्टॉक में एज पर पॉइंट नंबर 2। बाद में पॉइंट नंबर 3 में नष्ट हुआ कितना, 10,000 बचा हुआ घटाने के बाद में 40,000 जो है वो नष्ट हो गया। तो आप कह सकते हैं कि हम कहेंगे बीमा कंपनी से कि लाओ 40,000 रुपये हमें दो, क्योंकि हमारा माल तो नष्ट हुआ 40,000 है ना, और क्षतिपूर्ति का बीमा है तो जितना नुकसान हो उसको पूर्ति कर दो। लेकिन यहाँ भी बीमा कंपनी 40,000 रुपये नहीं देगी, क्योंकि वो कहेगी कि आपने जितना बीमा उस स्टॉक का करवाया जाना चाहिए था उतना करवाया कि नहीं करवाया। स्टॉक में बीमा तो 50,000 का था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसने केवल आधा स्टॉक का बीमा ही करा रखा था। तो आधे स्टॉक का बीमा करा रखा था तो जितना माल नष्ट हुआ उसका आधी पूर्ति होगी, पूरी थोड़ी होगी। बीमा स्टॉक 50,000 का था और बीमा उसने 25 का यानी आधे स्टॉक का ही करा रखा था, तो नष्ट माल 40 हुआ तो पूर्ति 20 की जाएगी। इंपॉर्टेंट बात है ना। तो ये इस बात को हम एवरेज क्लॉज कहते हैं। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि यदि आपको क्वेश्चन में बीमित राशि जो है वो नहीं दी गई है और या ये कह दिया गया है कि सारा स्टॉक बीमित था, दोनों ही कंडीशन हो सकते हैं। या तो आपको कितने का बीमा करवाया था ये बात नहीं दी गई है, तो आपका पॉइंट नंबर 3 यानी नष्ट हुआ माल ही आपका आंसर हो गया। यदि आपको बीमित राशि के बारे में ये बता दिया गया है कि बीमित राशि तो नहीं बताई, लेकिन कह दिया कि स्टॉक है वो आधा ही बीमित था, या स्टॉक 1/4 ही बीमित था, या 2/3 ही बीमित था, तो फिर हम औसत वाक्य लागू कर देंगे। यदि संपूर्ण स्टॉक बीमित था तो पॉइंट नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, और यदि बीमित राशि नहीं दी गई है तो भी आपका पॉइंट नंबर 3 आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि बीमित राशि बता दी गई है या आंशिक स्टॉक बीमित था, आधा, 1/4, 2/3 स्टॉक बीमित था, तो केवल आनुपातिक पूर्ति ही की जाएगी नष्ट हुए माल की। और इसके लिए एक फॉर्मूला आपको लगाना होगा। हम फॉर्मूला लगाएंगे बीमित राशि अपॉन अनुमानित कुल स्टॉक एज पर पॉइंट नंबर 2 इंटू नष्ट हुआ माल पॉइंट नंबर स्टेप नंबर 3। तो सेकंड स्टेप का आंसर नीचे आता है इंटू में, थर्ड स्टेप का आंसर इंटू में आता है, और ऊपर हम लिखते हैं बीमित राशि। जैसे सपोज कीजिए मैंने अभी आपको बताया कि भाई आपका कुल स्टॉक 50,000 का था, नष्ट हुआ माल 40,000 रुपये का था, तो नीचे 50 हो जाएगा इंटू 40 हो जाएगा, और बीमित राशि मान लीजिए है आपकी 25,000 रुपये। तो हम क्या लिखेंगे, 25,000 अपॉन 50,000 इंटू 40,000 बराबर आ जाएगा 20,000। तो यदि आपको बीमित राशि बता दी गई है तो आपको फॉर्मूला लगाना है। आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। और फॉर्मूला क्या होगा, बीमित राशि यानी इंश्योर्ड अमाउंट अपॉन टोटल एस्टिमेटेड स्टॉक इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, और इस फॉर्मूले से जो राशि आएगी वही दावे की राशि होगी। दूसरी बात एक और बता देता हूँ। मान लीजिए आपको ये कह दिया उसने कि उसका स्टॉक 50,000 रुपये का था, और बीमा मान लीजिए उसने करा रखा था 1 लाख के स्टॉक का। तो आप ये कह सकते हैं कि सर आपने तो हमें ये बताया कि अगर बीमित राशि आपको दे दी गई है तो आपको फॉर्मूला लगाना है। तो जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, बीमित राशि आएगी 1 लाख ऊपर, और नीचे जो कुल स्टॉक है वो आपका आएगा 50,000, और इंटू नष्ट हुआ माल आएगा 40,000, तो दावे की राशि तो 80,000 रुपये आ जाएगी। क्या ये ऐसा संभव है कि 80,000 रुपये की क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी का दावा स्वीकार करेगी? नहीं, क्योंकि हमारा फंडामेंटल रूल क्या है, किसी भी स्थिति में क्षतिपूर्ति के दावे की राशि वास्तविक क्षति से अधिक नहीं हो सकती। तो वास्तविक क्षति तो 40,000 की थी, दावे की राशि 80,000 कैसे आ सकती है? तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि यदि बीमित राशि जो होती है वो कुल स्टॉक से कम होती है तभी हम एवरेज क्लॉज लागू करते हैं।
अदरवाइज एवरेज क्लोज लागू नहीं करते। तो बीमित राशि अगर ज़्यादा है स्ट्रोक से तो फिर तो जितनी है वो पॉइंट नंबर 3 ही आपका आंसर हो गया और वही पूर्ति करेगा। लेकिन यदि बीमा कम का करवाया गया है स्ट्रोक से तो हम एवरेज क्लोज लागू करेंगे। तो ये जो बातें हैं ये नोट्स के रूप में मैंने आपको ये नोट यहाँ बता दिया, जो कि पॉइंट नंबर 2 का नोट है ये। और जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई कुल एस्टिमेटेड स्ट्रोक का हम पता कैसे लगाते हैं, ये पॉइंट नंबर 2 में था। नॉर्मल अब नॉर्मल दो तरीके के गुड्स हैं, तब मैंने यहाँ आपको स्पष्ट करके बता दिया। एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जो एक सिंपल सा एग्जांपल है कि भाई ये एक डेट ऑफ फायर थी वो 31/10 थी और सेल्स बता दिया आपको जो है वो 1/1/19 से 31/10/19 तक की बता दी, परचेजेस बता दी। ये करंट ईयर की परचेजेस और सेल्स यहाँ है, आपको लास्ट ईयर की नहीं बताई, क्योंकि लास्ट ईयर का इसने जो एवरेज परसेंटेज बता दिया जीपी रेट का, तो आपको जीपी रेट कैलकुलेट करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ी। तो पिछले साल की जो एवरेज जीपी रेट आपको दी हुई है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट स्टेप नंबर 1 जीपी रेट जो है वो एज गिवन 30% लिख देंगे। नंबर 2 हमारा पॉइंट है टोटल एस्टिमेटेड स्टॉक। टोटल एस्टिमेटेड स्टॉक हम ज्ञात करेंगे बाय मेकिंग मेमोरेंडम ट्रेडिंग काउंट। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग काउंट में करंट ईयर की लिखी जाती हैं सारी चीज़ें, जो कि आग लगने की तारीख तक की होती है शुरू से। तो 2 ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, 2 परचेजेज लिख दिया, तो दिया हुआ है वो। और मैंने आपको ये बताया था कि केवल हम बाई सेल्स लिखते हैं, बाई क्लोजिंग स्टॉक तो बैलेंसिंग फिगर से निकलता है। और 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जो सेल्स आपको दी गई है उसको जीपी रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो सेल्स करंट ईयर वाली है वो 32 लाख थी, इंटू 30% से मल्टीप्लाई किया, 9,60,000 रुपये आया जीपी। अब आपके बैलेंस शीट फिगर अमाउंट आ जाएगी 4,50,000 रुपये, यानी लॉस ऑफ स्टॉक आया 4,50,000 रुपये का। तो ये नहीं, सॉरी, लॉस ऑफ स्टॉक नहीं, ये क्लोजिंग स्टॉक आया, एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक। इसमें नॉर्मल अब नॉर्मल का कोई चक्कर नहीं है। तो यही आपका पॉइंट नंबर 2 का आंसर हो गया। पॉइंट नंबर 3 में आप देखते हैं लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक का सीधा सा है कि टोटल एस्टिमेटेड स्टॉक में से सेल्वेज स्टॉक को माइनस कर देते हैं, बचाया हुआ माल कम कर दिया। तो बचाए गए माल की इसने राशि दे रखी है 75,000, तो वास्तव में 3,75,000 रुपये का जो गुड्स है वो लॉस ऑफ स्टॉक आया। और लॉस ऑफ स्टॉक आ गया तो अब तो अमाउंट ऑफ क्लेम में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इसमें न तो बीमित राशि आपको बताई गई है और न ही आपको ये कहा गया है कि स्टॉक आंशिक रूप से बीमित था, कितना था। तो ऐसी स्थिति में इस पॉइंट नंबर 3 जो है वही आपका आंसर हो जाएगा। आपको एवरेज क्लोज लगाने की ज़रूरत नहीं। एवरेज क्लोज हम कब लगाते हैं, जब बीमित राशि आपको दे दी जाती है सवाल में और बीमित राशि भी एस्टिमेटेड स्टॉक से कम होती है, तभी हम एवरेज क्लोज लागू करते हैं, यानी फॉर्मूला लागू करते हैं। कौन सा फॉर्मूला, इंश्योर्ड अमाउंट अपॉन टोटल एस्टिमेटेड स्टॉक इनटू लॉस ऑफ स्टॉक वाला फॉर्मूला हम तभी लागू करते हैं जबकि इंश्योर्ड अमाउंट टोटल एस्टिमेटेड स्टॉक से कम होती है। तो ये हमने एक जो है वो प्रक्रिया हमने आपकी इस महत्वपूर्ण अध्याय की पहली जो स्थिति है लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करने की, वो हमने इस के अंतर्गत अपने अध्ययन किया। हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम इससे रिलेटेड 1 या 2 और ऐसी प्रॉब्लम लेंगे जिससे आपको इसके कुछ बचे हुए कुछ एस्पेक्ट हैं वो उस प्रॉब्लम में क्लियर हो जाएंगे। यद्यपि मैंने इसके अंतर्गत वो एस्पेक्ट आपको सब समझा दिए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से उनको सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिए जाएंगे, जिससे कि आपको आसानी से हो जाएगा समझ में। मैं आपको यहाँ फिर रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ये जितने भी आपको ये जो नोट्स आपको इस वीडियो के अंदर साथ साथ चल रहे हैं, इनकी सभी की PDF फॉर्म आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी बात मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आप लोहिया कॉलेज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आपको जो ही कोई वीडियो आपका अपलोड होते हैं तो आपको उनकी तुरंत जानकारी है वो आपको मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। आज आपके लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स वेरी मच।